Welcome students, I am Avantika from AVS Knowledge Station, and students, today we will continue chapter 2 of geography and we'll study from page number 9 to page number 12. If you remember, in my previous class I taught you about the importance of land and how the land is getting deteriorated day by day and why it is due to ever growing population, okay, and the destruction of forest. Okay students, so today I'll start with the topic soil. And when I speak the word soil, you might think, what is the difference between land and soil? So yes students, there is a difference. Land is a broader term. ओके जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड तो हर चीज़ आ जाती है लैंड में, ठीक है. बिल्डिंग्स विल ऑल्सो बी ऑन लैंड, ओके. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉइल, सॉइल इज स्पेसिफिक, ओके. सॉइल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि कहाँ पे सॉइल है, उसके कितने लेयर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्वालिटी है, ऑल दीज थिंग्स, ओके. सो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस covering the surface of the earth is called soil, ठीक है. दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन. जो एक थिन लेयर होता है, ग्रेनी, ग्रेनी मीन्स दानेदार, ओके, उसको हम बोलते हैं सॉइल. एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू लैंड. यू में से लैंड फॉर्म्स बताते हैं कि सॉइल का टाइप कैसा होगा. लैंड फॉर्म मीन्स कि माउंटेन्स हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होगा, प्लेन्स हैं तो सॉइल की क्वालिटी डिफरेंट होगी, डेजर्ट है तो सॉइल की वैरायटी अलग होगी, ठीक है. तो ये चीज़ बोली हुई है कि लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. नाउ सॉइल बना किस चीज़ का होता है? सो दीज नेक्स्ट लाइन्स विल टेल यू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. बेटा, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ. अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर से मतलब है द मैटर विच हैज़ लाइफ इन इट. और कौन सा मैटर वो हो सकता है? डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. तो सॉइल के अंदर ज़रूर प्लांट्स और एनिमल्स का मैटर होता है, मिनरल्स होते हैं वैरायटी के, और वेदर्ड रॉक्स होते हैं. वेदर्ड का टर्म क्या मीनिंग है? जो ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाते हैं जो रॉक्स, तो हम कहते हैं दे आर वेदर्ड. सी, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, जो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से रॉक्स डिजोल्व हो जाते हैं, ब्रेकिंग अप हो जाती है, तो वो चीज़ें मिली होती हैं इन द सॉइल, ठीक है. और ये किस लिए होता है? वेदरिंग, वेदरिंग से ही सॉइल बनता है, ठीक है. लार्ज लार्ज रॉक्स को वेदर होने के बाद वो सॉइल बन जाता है. और बेटा, अगर किसी भी सॉइल में एक राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर है तो वो सॉइल ज़रूर फर्टाइल होगा, ओके. हाउ विल बी द सॉइल फर्टाइल? विद द राइट बैलेंस ऑफ minerals and organic matter, okay. Now students, on page 10 there is a detailed information about landslides, okay. आपने ये टर्म लैंडस्लाइड सुना होगा ज़रूर. लैंडस्लाइड का मतलब देखिए, इस छोटी सी पिक में भी आपको दिखाया हुआ है. जब एक पोर्शन ऑफ लैंड स्लाइड हो जाता है, खिसक जाती है धरती, ओके, दैट इज नोन एज लैंडस्लाइड्स. नाउ इट इज डिफाइंड, प्रॉपर डेफिनेशन भी है. जब मास मूवमेंट होता है रॉक्स का, डेब्रीज का और अर्थ का किसी स्लोप पे से, ठीक है. ऐसा नहीं होता कि ज़मीन एकदम फट गई, नहीं. ज़्यादातर ये हिली एरियाज़ में आपको देखने के लिए मिलती है लैंडस्लाइड. स्लोप पे से अचानक से बहुत सारे लैंड, मिट्टी, ठीक है, रॉक्स, ये एकदम से खिसक जाते हैं, ओके. और इनके साथ साथ अर्थक्वेक, फ्लड्स, वोल्केनोज भी टेक प्लेस हो सकते हैं बेटा, ओके. और क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर कंटिन्यूस रेनफॉल है तो भी लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द सेटलमेंट्स, है ना. वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. और हिली एरियाज़ में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड्स अकर होती हैं,
ठीक है, और ये काफ़ी डिस्ट्रॉय करती हैं लाइफ और प्रॉपर्टी को। नाउ बेटा एक केस स्टडी हुई थी, रियल एग्जाम्पल विच इज़ गिवन टू यू। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक पंगी विलेज है, ओके। वहाँ पे एक बहुत ही मैसिव मीन्स एक मेजर लैंडस्लाइड हुआ पंगी में, और वहाँ पे क्या हुआ, 200 मीटर का जो रोड था वो ही डैमेज हो गया, जो नेशनल हाईवे नंबर 22 वो भी डैमेज हो गया। पर ये हुआ किस वजह से? दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड मीन्स रीजन क्या है उसके बिहाइंड? तो लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग किस लिए? जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ब्लास्ट करने पड़ते हैं, तो इस वजह से जो वो जोन था, जो धरती के नीचे क्या एरिया था, वो खोखला हो गया था बेटा। दैट इज़ वाई वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू रोड एंड नियर बाय विलेजेस। और इस वजह से उस पांगी विलेज को कम्प्लीटली वेकेट कराया गया, वेकेट मीन्स खाली कराया गया, जिससे कि और ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ ना हो इन द नियर फ्यूचर, ओके। तो ये हमने केस स्टडी में क्या देखा कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है लैंडस्लाइड। नाउ बेटा मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को जब हम स्लो डाउन कर देते हैं, असर कम हो, दैट इज़ नोन एज मिटिगेशन, ओके। तो मिटिगेशन का क्या मैकेनिज्म है? ऐसी जो मैं कहूँ कि डिज़ास्टर्स होते हैं उसको कैसे हम लेस इफ़ेक्टिव बना सकते हैं? तो काफ़ी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं और कैसे उनको मैनेज किया जाए। एंड सम ऑफ द मिटिगेशन टेक्निक्स आर हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज। दैट मीन्स कि ये देखा जाए, मैपिंग हो एरियाज़ की, स्पेशली हिल एरियाज़ कि कौन से एरियाज़ में ईजिली लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, कहाँ वीक जोन्स हैं, ओके। तो वहाँ पे हम उन एरियाज़ में सेटलमेंट्स को रोक सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोग पॉपुलेटेड ना हो, ज़्यादा बिल्डिंग्स ना बने, क्योंकि वो और वीक कर देगा लैंड को, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म। फिर एक रिटेंशन वॉल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब स्लोप के बीच में ब्रेक आ जाए, है ना, पहाड़ों पे बीच में अगर हम वॉल बना देते हैं, एक ब्रेक बना देते हैं, तो अचानक से सारा मलबा नहीं दहेगा, इट विल बी ब्रोकन, द फ्लो विल बी ब्रोकन, और उससे कम फिर नुकसान होगा बेटा। और क्या कर सकते हैं? इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। अगेन अगर हम ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज लगाते हैं तो उससे भी लैंडस्लाइड्स कम आएंगी, क्योंकि ट्रीज वगैरह की वजह से फिर उसका स्लोप ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, ठीक है। अगेन अगर ड्रेनेज कंट्रोल अच्छा होगा, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल मीन्स अंडरग्राउंड ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम अगर हम अच्छा बिल्ड करेंगे, तो पानी को निकलने के लिए दूसरा मीडियम भी मिलेगा, और सारा रेन वाटर की वजह से मतलब दूसरे एरियाज़ में जहाँ ह्यूमन बींग्स रहते हैं ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नाउ आप देखिए सॉइल प्रोफाइल है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक और पेरेंट रॉक बेटा, ठीक है। आई थिंक ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है। टॉप सॉइल कवर कौन सा होता है बेटा? जो हम यूजुअली देखते हैं जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करती हैं, ग्रास ग्रो करती है, और ये ह्यूमस से रिच होती है। ह्यूमस का क्या मतलब है? ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में जो कि वेजिटेशन को अलाउ करते हैं। फिर उसके नीचे आप देखते हैं उस सूखी मिट्टी, उस ग्रैन्यूल्स के नीचे एक सब सॉइल होता है ना, जो थोड़ी सी गीली मिट्टी आप ज़रूर देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक वही जो हमने बात करी थी कि कैसे जो एक्चुअल रॉक होता है वो डिज़ोल्व हो चुका होता है, बट वो रॉक मटेरियल ही होता है। और सबसे नीचे होता है पेरेंट रॉक, जिसका मतलब है कि ये वेदर्ड रॉक इज़ अ पार्ट ऑफ पेरेंट रॉक बेटा। पहले ये ऐसा रॉक था जो पेरेंट रॉक आपको दिख रहा है, और उसके बाद डिज़ोल्व होके वो वेदर्ड बन गया, ओके, थर्ड लेयर बन गया। नाउ विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के बनने में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो
पेरेंट रॉक कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आपको बताया होता है इग्नियस रॉक्स होते हैं, कहीं मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो रॉक की जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैसी हैं, ठीक है। और क्लाइमेट बहुत ज़रूरी होता है, ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा द अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, role of organic matter, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। टोपोग्राफी भी क्या चीज़ होती है? लैंड रिलीफ, मतलब कि वहाँ हिल्स हैं या प्लेट्यूज हैं या प्लेन एरिया है, डेजर्ट है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या चीज़ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के हैं, ये सारी चीज़ें मिलके बेटा सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ओके, एज यू कैन सी वेरी वेल इन फिगर 2.4 ये सारे फैक्टर्स बताए हुए हैं। देखिए, पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? कलर कैसा होगा सॉइल का, मिनरल्स कौन से होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिलीफ मतलब जो मैंने आपको बताया था, हाइट, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि सॉइल किस क्वालिटी का है ना। ज़्यादा सॉइल है या सिर्फ फर्टाइल नहीं है, सिर्फ रॉकी सॉइल है, ठीक है। तो रिलीफ फीचर्स हमें ये बताते हैं। क्लाइमेट क्या बताता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, इनसे वेदरिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ह्यूमस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्वालिटी को ही बनाती हैं बेटा। टाइम, टाइम क्या दिखाता है? डिटरमाइंस द थिकनेस, मतलब कि कितने समय से वहाँ डिपोजिशन हो रहा है, वो चीज़ भी बताएगी कि सॉइल प्रोफाइल हल्की है या थिक है। ओके, और फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये अफेक्ट करते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन में। जो खाद होती है, जो क्वालिटी होती है सॉइल की, अगर उसको अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी की होती है। Okay, and see such an interesting fact. Do you know it takes 100 years to make just 1 centimeter of soil? Okay, 1 सेंटीमीटर तक भी सॉइल को बनने के लिए hundreds of years चाहिए होते हैं। Now students, we come to page 12. Now we talk about degradation of soil and conservation measures. पहली चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि degradation क्या होता है। Now students, when we talk of degradation, degradation means low quality, okay, और poor quality. Degradation जैसे मैंने आपको बताया कि जब सॉइल की क्वालिटी काफ़ी ख़राब, पुअर हो जाती है, ओके। तो जब हमें पता है कि पुअर क्वालिटी है, देन वी नीड टू अडॉप्ट कंजर्वेशन मेजर्स। दैट मीन्स कि सॉइल की हम क्वालिटी ख़राब ही ना होने दें, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। नाउ बेटा, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, ये क्या है? ये मेजर थ्रेट्स हैं सॉइल के लिए। अगर सॉइल इरोड हो जाता है, फिर वहाँ पे कुछ नहीं बचता है ना, जो भी फर्टिलिटी होती है वो लूज हो जाती है। सॉइल डिप्लीशन भी यही चीज़ है। ओके, इरोजन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह, और डिप्लीशन का मतलब है वहाँ से हट गया हो, ठीक है। नाउ बेटा, ह्यूमन फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। नाउ जो डिग्रेडेशन के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन एज यू ऑल नो, जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को कट किया जाता है, ओके। देन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग अपने एनिमल स्टॉक को एक ही लैंड पे बार बार ग्रेज कराते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं सॉइल के बेटा। देन ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा सॉइल डिग्रेड हो सकता है। और कैसे हो सकता है? अगर उस पर कंटिन्यूस पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाए, कंटिन्यूस फर्टिलाइजर्स लगाए जाएं, तो जो नेचुरल क्वालिटी होती है बेटा सॉइल की, वो लूज हो जाती है ना, ओवर यूज से। उसके अलावा रेन वॉश, रेन वॉश का मतलब बहुत हैवी रेन हो जाती है, तो फिर अगेन सॉइल डिग्रेड हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं। ओके, नाउ लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ये हमने पढ़ा ही था। लैंडस्लाइड और फ्लड आएंगे तो ज़्यादा टाइम तक पानी रहेगा, है ना, फ्लड्स में, और उससे क्या होता है? सॉइल अनफिट हो जाता है फॉर कल्टीवेशन। ओके, सो व्हेन वी नो हाउ मेनी 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 factors
which are responsible for the degradation of soil. So now when we know कि क्या चीज़ responsible है, then we need to work upon the conservation measures बेटा. So mulching, contour barriers, rock dam, ये सारे हैं. अब इनका देखते हैं क्या मीनिंग है. Mulching means the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. अब क्या होता है बेटा, ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स ज़मीन पे उग रहे हैं, ओके, कहीं भी फार्मिंग हो रही है, चाहे फ्लावर्स की हो चाहे प्लांट्स की हो, तो प्लांट्स जहाँ पे लगे हुए हैं उस सॉइल को छोड़कर जो बाकी का सॉइल होता है उसको हम कवर कर देते हैं. कवर कैसे करते हैं, मान लीजिए ड्राइड लीव्स हो गई बहुत ज़्यादा और उसमें थोड़ा सा हमने वो स्ट्रॉ लाइक सब्सटेंस होता है ना, भूसा टाइप, वो मिला दिया, तो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको सॉइल के ऊपर बिछा देते हैं बेटा. यस, ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है. इससे क्या होता है, सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है और इजीली सॉइल इरोड नहीं होता. ठीक है, जो भी अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये जो लेयर होता है पूरा ऑर्गेनिक मैटर का, ये उस लेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट सॉइल पे. ठीक है, और ये बहुत ही है लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर एक लेयर की तरह, शीट की तरह डाल दिया जाता है पूरे फील्ड में. ओके, नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंजर्वेशन इज कंटूर बैरियर्स. कंटूर बैरियर क्या होता है बेटा, जैसे कि जहाँ भी फार्मिंग हो रही है वहाँ पे हमने स्टोन, ग्रास, इनके बैरियर की तरह इनको यूज़ किया किनारों पे. ठीक है, इससे क्या होता है कि पानी का फ्लो रिड्यूस कर देते हैं ये चीज़ें. फील्ड में कहीं भी स्टोन्स एक साथ लगा देंगे, ग्रास एक साथ लगा देंगे, तो जब बारिश आती है, हैवी फ्लड्स आते हैं, तो अचानक से वो डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, उनका फ्लो थोड़ा ब्रेकअप हो जाएगा. थर्ड तरीका है रॉक डैम. अगेन रॉक्स को पाइल अप कर दिया जाता है एक के ऊपर एक, जिससे फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाए, है ना, स्लो डाउन हो जाए, और उससे क्या होता है, उससे सॉइल लॉस बच जाता है. गलीज, गलीज क्या होती हैं, जब एक ही जगह पानी बहता रहे और अलग ही रास्ता बना ले. ठीक है, तो उससे क्या होता है, गलीज ना सॉइल को काफ़ी इम्फर्टाइल कर देती हैं बेटा. तो रॉक डैम बनाने से ऐसा नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट फोर्थ आई वुड से मेथड इज टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग में जैसे आप पिक में भी देख सकते हैं बेटा, ये ज़्यादातर हिली एरियाज में होती हैं. ठीक है, टेरेस फार्मिंग कैसे, हमने पूरे हिल को, पूरे माउंटेन को स्टेप्स की तरह कट कर दिया है ना. जो हम फार्मिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, स्टेयर केसेस बना के, काट काट के उसको, और फिर वहाँ पे फार्मिंग हो रही है. इससे क्या होता है बेटा, जिस भी एरिया में ज़्यादा ढलान होती है, स्लोप होता है, वो कट हो जाता है. और जब हैवी रेनफॉल या ऐसी कोई लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो फिर उससे नुकसान कम होता है क्योंकि स्लोप ब्रेक हो गया है. ऑलराइट, देन इंटरक्रॉपिंग. अगर हम एक ही फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो उससे हमें हेल्प मिलती है कि बारिश से फील्ड खराब नहीं हो रही है. ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज. एक रो में दूसरी क्रॉप, फिर सेकेंड रो में दूसरी क्रॉप. ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्योंकि वो सॉइल को होल्ड कर लेते हैं, ओके, जो रूट्स होती हैं, और उस वजह से इजीली सॉइल इरोड नहीं होता है. देन इज कंटूर प्लोइंग. कंटूर बैरियर क्या था, पूरी फील्ड के किनारे पे हमने स्टोन और ग्रास लगाई थी बेटा. और कंटूर प्लोइंग का मतलब क्या होता है कि हम हिल के जो पैरेलल ही एक नेचुरल बैरियर बना देते हैं और फिर वहीं फ्लो करते हैं. किनारे किनारे पे ही हम फ्लोइंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो एक तरह से नेचुरल बैरियर बन जाता है और पानी का अगेन फ्लो टूट जाता है जब भी कोई डिस्ट्रक्शन होता है, और उससे कम डिस्ट्रक्शन होगा फिर. एंड नेक्स्ट इज शेल्टर बेड्स. शेल्टर बेड्स क्या होता है, अगर बेटा जो कोस्टल एरियाज हैं, नदी के किनारे और ड्राई रीजन्स हैं, वहाँ पे आप देखिए रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड. इससे क्या होता है, विंड की फोर्स ब्रेकअप हो जाती है.
ओके, साइक्लोन आ जाए या बहुत ज़्यादा विंड ब्लो हो, ठीक है, तो उससे ट्रीज झेल लेंगे। सॉइल तक आने से पहले वो हवा, विंड ट्रीज को अफेक्ट करेगी और उसका अगेन जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो दोबारा पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, ओके, एंड स्टडी सिंसियरली एंड टेक केयर, बाय बाय।